स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत द्विवेदी युग पर आधारित प्रश्नों को और महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। द्विवेदी युग पर आधारित प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले उत्तर प्रदेश के दौलतपुर नामक ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ। तो ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ और गांव का नाम दौलतपुर था। और किस सन में हुआ? 1864 ईस्वी में। द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला, यानी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने द्विवेदी जी। इस युग के प्रमुख कवि, यानी द्विवेदी युग जो 1903 से 1920 तक माना जाता है प्रमुखतः, उसके जो प्रमुख कवि हैं उनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल सिंह शरण आदि थे। तो ये जो नाम हैं ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं और यही जो है एक तरह से द्विवेदी युग के आधार स्तंभ बनते हैं। तो नाम रिपीट कर लीजिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह, ये प्रमुख कवि हैं। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। उन्होंने गद्य साहित्य का जो विकास दिखाया है उसमें उन्होंने उसे कई भागों में बांटा हुआ है। उसमें द्विवेदी युग को उन्होंने विशेषतः नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। और इस नई धारा द्वितीय उत्थान की समय सीमा उन्होंने क्या निर्धारित की है? 1893 से 1918 तक। 1893 से 1918 तक नई धारा द्वितीय उत्थान शुक्ल जी मानते हैं। आगे देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? द्विवेदी युग की जो कविता थी वो उपदेशात्मक थी, इतिवृत्तात्मक थी, यानी इसमें फैक्ट्स बहुत थे, गद्यात्मक थी और वैचारिकता इसमें हावी थी। यानी जो काव्यात्मक संवेदना होती है वो कहीं पीछे छूट गई। इसमें नैतिक उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता, इन सब का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन इनमें से देगा और एक लिख देगा काव्यात्मकता। तो माना जाता है कि द्विवेदी युग की कविता में काव्यात्मकता कम थी और ये सारे तत्व अधिक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में क्या लिखा है इसे हम देखेंगे, क्योंकि इनके संबंध में शुक्ल जी की जो पंक्तियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे शुक्ल जी लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। अब आपको यहीं से ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध थे या लेख थे उनकी श्रेणी किस प्रकार की है? विचारात्मक। पर विचार की वह गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती। अब देखिए आगे यहाँ से आलोचना भी करते हैं कि पर विचार की वह गूढ़ गुम्फित, यानी एकदम सघन, एकदम मजबूत विचारों की जो परंपरा है वो उनमें नहीं मिलती, जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। अर्थात शुक्ल जी कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध इतने सामान्य हैं कि उनमें विचार बहुत कसे दबा कर रखे हुए जैसे नहीं प्रतीत होते, बहुत हल्के फुल्के लगते हैं। और हल्के फुल्के होने के कारण ऐसा मतलब कोई पाठक उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता। आगे उन्होंने लिखा है कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है। अब देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को उन्होंने विचारात्मक कोटि का बताया और अब विचारात्मक निबंधों की विशेषता बताते हैं कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों, यानी फालतू बात ना हो, विचारों में कसावट हो, लेखन शैली में कसावट हो। तो एक ही पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों
और एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। हर एक वाक्य अपने में इतना महत्वपूर्ण हो कि वो एक विचार खंड जैसा लगे। ये विचारात्मक निबंधों की विशेषता बताते हैं शुक्ल जी। तो ये पंक्ति कभी भी पूछी जाए तो ध्यान रखें शुक्ल जी की है, और ये उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के बारे में कहा है। नीचे वे और लिखते हैं कि द्विवेदी जी के निबंधों को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है या ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत कम अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। यानी इतनी सामान्य बातें, इतनी ढीली ढाली जो पद्धति है विचार की, कि विचारों में कसावट नहीं है, उसे देखकर शुक्ल जी को ऐसा लगता है कि लेखक बहुत कम अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। तो ये किसके संदर्भ में लिख रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है। ये बात आप ध्यान रख के नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की शैली व्यास शैली बताते हैं। अब ऊपर आपने जो विचारात्मक निबंधों की विशेषता और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जैसे निबंध लिखे हैं, उनके आधार पर शुक्ल जी ने कहा कि इनकी जो शैली है निबंधों की, व्यास शैली है। व्यास शैली क्या होती है? एक होती है समास शैली, एक होती है व्यास शैली। समास शैली में वही विशेषता होती है जो शुक्ल जी ने कहा कि एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों, और व्यास शैली में विचार कसावट के साथ नहीं होते, ऐसे ही बिखरे हुए, पाठकों को बांध कर नहीं रख सकते, फैले हुए प्रतीत होंगे। ठीक फैलाव होता है उसमें व्यास शैली में। द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। वो भाषा की अशुद्धि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, और वर्तनी की एकरूपता, इसके भी प्रबल समर्थक थे कि जिस तरह की कोई वर्तनी लिखी जाए वो हर जगह उसी तरह की लिखी जाए, अलग अलग तरीके से न लिखी जाए। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बनी। भारतेंदु युक्तक कविता की जो भाषा थी उसको लेकर बड़ा द्वंद्व था कि ब्रज भाषा में कविता लिखी जाए कि खड़ी बोली में कविता लिखी जाए। तो इस द्वंद्व को द्विवेदी जी ने खत्म किया और खड़ी बोली को कविता की मुख्य भाषा के रूप में प्रचलित किया। इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। कालिदास की निरंकुशता और कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे कुछ प्रश्न भी देखेंगे हम इस युग से बनने वाले जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपकी राय हो उसे ज़रूर बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। ऑप्शन है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो इसका जो सही उत्तर होगा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। ध्यान रखिएगा, जागरण को सुधारने वाला काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है द्विवेदी युग को। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ प्रगीतकार कौन हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ प्रगीतकार हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह पंक्ति किस साहित्यकार की ने लिखी हुई है? ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। तो आप पढ़ रहे थे द्विवेदी युग के बारे में, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, द्विवेदी युग के नामकरण को किस किस ने क्या क्या कहा है, और द्विवेदी जी के निबंधों की कुछ विशेषताओं के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है। हमने ये सारी बातें बताई, और आगे भी हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर, मैथिली शरण गुप्त पर और अलग अलग अन्य कवियों पर भी विशेष क्लास लेकर के आएंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होंगे। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट निरंतर परीक्षाओं तक चलता रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।